नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना तक के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी, आपकी जो मॉक टेस्ट रहेगा आज का, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है जो कि कारक से है कि अध्यापक ने छात्र को बुलाया में कौन सा कारक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अध्यापक ने छात्र को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है। तो कारक की संख्या कितनी है हिंदी में? तो कारक होते हैं 8 प्रकार। कितने होते हैं, कितनी होती है संख्या? तो 8 प्रकार। यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक ने छात्र को बुलाया, तो इसमें कर्ता कारक है या फिर कारण कारक है, अधिकरण कारक है या फिर कर्म कारक है। तो यहाँ पर क्या आया है? अध्यापक ने छात्र को बुलाया। यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा है? को है। जब कारक चिन्ह को आता है तो कौन सा कारक हो जाता है? कर्म कारक। कौन सा कारक हो जाता है? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, जब कर्म कारक हो जाता है तो उसका चिन्ह होता है को। ठीक है, यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। यहाँ पर भेद पूछा गया कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। संधि कितनी प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर स्वर संधि पूछा गया कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यड़ संधि और चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। तो यहाँ पर कितने प्रकार हुआ? 5 प्रकार हुआ। तो ऑप्शन में 5 है कहीं पर, तो हाँ, यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ पर जो रचनाएं आपको दिख रही हैं, इसमें से ऐसी कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की है? तो पहला है कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? तो हम कहेंगे भैया जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। उर्वशी की बात करें तो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगर यामा की बात करें तो यामा किसकी रचना है? ये है महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि महादेवी वर्मा की रचना है यामा। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो पहला है अव्ययीभाव समास। नीलकंठ में अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है तत्पुरुष समास। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि नीलकंठ में कौन सा समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्मधारय की बात की जाती है उसमें रूप रंग, यहाँ रंग कौन सा है? रंग की बात की जा रही है। यहाँ जब रंग और रूप की बात की जाती है, कलर की बात की जाती है, तो कर्मधारय समास होता है। अब आप कहोगे नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला है। लेकिन ये भी तो देखो कि नीला है कंठ, जिसका अर्थात यहाँ पर कौन? शंकर जी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? शंकर जी की बात की जा रही है। तो जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है नीलकंठ, कंठ है जिसका नीला अर्थात शिव जी की बात की जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा? जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो रंग अगर यहाँ पर विशेषण की बात की जाती है, अगर यहाँ पर विशेषण की बात की जाती है तब तो आपका कर्मधारय समास हो जाता। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर यह तीसरा पद प्रधान हो रहा है, यहाँ इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रूप रंग की किसी के विशेषता की बात की जाती तब यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि इनमें से कौन ऐसा है जो छंद नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि ऐसा कौन है जो छंद के अंतर्गत
मदद नहीं आता है। तो पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद और चौथा है छप्पय छंद। क्या होता है? छप्पय छंद। तो इसमें ऐसा कौन है जो छंद के अंतर्गत नहीं आता? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होता है। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। वर्णों के आधार पर जो छंद को विभाजित किया गया है, बांटा गया, वर्णिक है। मात्राओं के आधार पर जो छंद बना है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। और मुक्तक का मतलब होता है जिसमें मात्रा और वर्ण दोनों सम्मिलित हो, यानी कि मात्रा भी हो और वर्ण भी हो, वो कौन सा छंद होता है? वो मुक्तक छंद होता है। तो 3 यहाँ पर, यानी कि पहला विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये छप्पय हमारा क्या हो जाएगा? छंद नहीं है। छप्पय हमारा अर्धसमार्जक छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो पहला 25 है, दूसरा 26 है, तीसरा विकल्प 11 है और चौथा विकल्प है कि 13 है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, यानी कि पहला विकल्प हमारा लॉक हो जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नील कमल में समास है। अभी हमने बताया नीलकंठ, अब हम बता रहे हैं नील कमल में समास कौन सा है। तो पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व और द्विगु को हम काट देते हैं क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है? और का लोप होता है। इसमें नील और कमल की बात नहीं की जाए। द्विगु में क्या संख्यावाची नहीं है। तो यहाँ पर तत्पुरुष और कर्मधारय में आपको देखना है कि कौन सा समास होगा। तत्पुरुष की बात अगर हम करते हैं कि जहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे आप कारक के जितने भी चिन्ह होते हैं वो आपके तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। तो ये भी हमारा कट जाता है। अब हमारा बचता है एक विकल्प, वो है पहला विकल्प कर्मधारय समास। तो नील कमल की बात करें तो कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? नीला है। कमल की विशेषता क्या है कि कमल कैसा है? कमल कैसा है? तो आप कहोगे कि कमल कैसा है? नीला है। यानी कि कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल नीला है। तो यानी कि जब विशेषण और विशेषता की बात की जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा कि कमल का रंग कैसा है? तो नीला कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि जिस वाच्य में भाव की प्रधानता हो, यानी कि जिस वाच्य में भाव की प्रधानता हो वह कौन सा वाच्य होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर बात की जा रही है भाववाच्य की कि जिसमें भाव की प्रधानता हो वह वाच्य कौन सा वाच्य कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भाव की बात की जा रही है तो हम कौन सा वाच्य लगा देंगे? भाववाच्य लगा देंगे। यानी कि तीसरा विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि भाव का मतलब भाववाच्य। ठीक है, जहाँ पर कर्ता प्रधान हो वहाँ पर कृतिवाच्य, जहाँ कर्म पर प्रभाव पड़े वहाँ पर कर्मवाच्य, और यहाँ पर जब प्रधानता की बात की जा रही किसके? भाव के, तो यहाँ पर हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण की बात करें जब, तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। गुणवाचक विशेषण जहाँ पर गुण की बात की जाती हो, संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या की बात की जाती है,
कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक की बात की जाती है। मुख्य रूप से विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन निश्चित और अनिश्चित की बात की जाती है। अगर आपको ऑप्शन में निश्चित संख्यावाचक विशेषण पूछा जाए, अनिश्चित तब आपको देखना है। अगर वहाँ पर निश्चित दिखा हो कि क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तब आपको निश्चित संख्यावाचक लगाना है। अगर ऐसा पूछा जाए क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो वहाँ पर अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है। परिमाण की बात की जाए तो जहाँ पर नाप तोल क्वांटिटी की बात की जाती है, जैसे लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, तब आपको परिमाणवाचक विशेषण लगाना है। सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए, जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ प्रयोग होती है, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण हो जाते हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण सही हो जाएगा? कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के भी विशेषण यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है? निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो पहला है शांत रस का, दूसरा करुण रस का, तीसरा हास्य रस का और चौथा भयानक रस का। अगर शांत रस की बात करें, जिसका शांत का क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है। करुण की बात करें तो क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक। और हास्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर किसका पूछा गया? निर्वेद का पूछा गया, तो शांत रस का क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है। ठीक है। भयानक का जहाँ पर भय हो जाए, भय लग जाए, वहाँ पर भयानक रस हो जाता है। जिसमें डर लगे वो भयानक रस का हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपने स्कोर हमें जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास।